पुराने समय में एक बड़ा ही सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा ही उदार, धर्मात्मा और प्रजा को प्रेम करने वाला था। वो अपनी प्रजा के सुकून के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर राज्य व्यवस्था करवाता। सुरक्षा को लेकर कई कड़े कानून लागू किए गए ताकि राज्य में भ्रष्टाचार को कम किया जाए और राज्य में सुख समृद्धि बनाई जा सके। राजा ने यह घोषणा पूरे राज्य में करवा दी कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाएगा, उस अपराधी को राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ ही उसके परिवार का हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ लोग जो भ्रष्टाचार के बीच में फंसे हुए थे, उन सभी व्यक्तियों को भ्रष्टाचार करने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। अब राज्य में चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि का माहौल था, लेकिन एक बार भूलवश वही अपराध राजा से हो गया। राजा बड़ा दुखी होता है। राजा चाहता तो सब राज को छुपा सकता था, लेकिन राजा सच्चा था। अगले दिन बड़े दुखी मन के साथ वह राज दरबार में उपस्थित हुआ और सभी के सामने अपना अपराध सुनाया। उसने कड़े शब्दों में यह आदेश भी दिया कि मैं अपराधी हूँ और मुझे इस अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी सभासद कितने धर्मात्मा राजा को राज्य से निष्कासित नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब राज्य के कानूनों को मैं ही नहीं मानूंगा तो प्रजा उनका किस प्रकार पालन करेगी। इसीलिए मुझे देश निकाला होना ही चाहिए। अंतराज दरबार में यह निर्णय हुआ कि राजा को राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये था कि अगला राजा किसे बनाया जाए। उस राज्य में प्रजा में से ही किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढकर राजा बनाने की प्रथा थी, किंतु जब तक नया राजा ना चुन लिया जाए, तब तक उस पुराने राजा को ही कार्यभार संभालने के लिए विवश किया गया। और ये बात उस राजा को मजबूरन माननी पड़ी। उस जमाने में आज की तरह वोट डालकर चुनाव नहीं होते थे। चुनाव का ये तरीका उन्हें पता नहीं था। ऐसी बात न थी, बल्कि उन्हें अच्छे से पता था कि ये तरीका उतना प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि लालच और झूठे प्रचार के बल पर कोई नालायक भी चुना जा सकता है। इसलिए व्यक्ति के सद्गुण ही उनके चुनाव की कसौटी थी। जो भी व्यक्ति सभी में अपनी योग्यता को सिद्ध करता है, वही राजा चुन लिया जाता। जितना उस राज्य का राजा धर्मात्मा था, उतना ही उस राज्य का प्रधानमंत्री भी बुद्धिमान था। उसने राज्य के चुनाव का दिन निश्चित किया और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी इस निश्चित दिन को सुबह 10 बजे राजमहल में आकर महाराज से सबसे पहले मिलेगा, उसे राजा बना दिया जाएगा। राजमहल एक पथरीली पहाड़ी पर मुख्य शहर से लगभग 2 मील की दूरी पर था। सभी के लिए उसके द्वार खोल दिए गए थे। भीतर जाने की कोई रोक टोक न थी। राजा के बैठने की जगह भी खुले में थी और घोषणा के दौरान सभी को चिल्ला चिल्लाकर बता दी गई थी। राजा के चुनाव से 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने सारा शहर खाली करवाया और उसे अच्छी तरह से सजवाया। सभी प्रकार के आराम और भोग विलास की वस्तुएं पूरे शहर में जगह जगह रखवा दी गई और उन्हें लेने की सभी को छूट दी। किसी से कोई कीमत नहीं वसूली जानी थी। सब कुछ मुफ्त में था। कहीं मेवे मिष्ठान के भंडार खुले हुए थे, तो कहीं खेल तमाशे हो रहे थे, कहीं आराम के लिए मखमली पलंग बिछे हुए थे, तो कहीं सुंदर वस्त्राभूषण मुफ्त में मिल रहे थे। सुंदर और कोमल अंगों वाली युवतियों लोगों के सेवा सत्कार के लिए खड़ी थी। जगह जगह राजकीय नौकर हाथ में दूध और शरबत के गिलास लिए खड़े थे। परफ्यूम के छिड़काव और चंदन की सजावट से पूरा शहर महक रहा था।
शहर का हर एक गली कूचा सजा हुआ था। राजमहल चुनाव के दिन सुबह से ही राजमहल के सारे द्वार खोल दिए गए और लोगों को उस सजे हुए शहर में आने की अनुमति दे दी गई। शहर के बाहर खड़ी प्रजाजन जब शहर में घुसी तो उसकी सजावट देखकर हक्के बक्के रह गए। मुफ्त के शरबत और दूध हर कोई पीने लगा। किसी ने मिठाई की दुकान पर आनंद लेने लगा तो कोई सिनेमा देखने जा बैठा। कुछ मुफ्त के गहने और कपड़े पसंद करने लगे तो कोई सुंदरियों के गले में हाथ डालकर नाचने लगा। सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुख सामग्री का उपयोग करने लगे। 2 दिन पहले ही सभी प्रजाजनों को मुनादी करके ये बता दिया गया था कि राजा से मिलने का सही समय ठीक 10 बजे का है। इसके बाद पहुंचने वाले को राजा से मिलने नहीं दिया जाएगा। शहर की सजावट और सूखी सामग्री का मेला सिर्फ कुछ ही समय का है। एक नियत समय के पश्चात इसे हटा दिया जाएगा। शहर का ऐसा एक भी व्यक्ति न था जिसे दोहरा कर ये सारी बातें न बता दी गई और सभी ने कान खोलकर सुन भी लिया था। लेकिन शहर की सजावट और मुफ्त की सुख सामग्री ने सभी का मन ललचा लिया था। किसी का भी उन्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। राजा से मिलने की बात को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि दूसरों को चलने दो, मैं भागकर उनसे पहले पहुंच जाऊंगा। कुछ रहे थे कि अभी तो बहुत समय बाकी है। कुछ का विचार था कि सामने की चीजों को ले लो, अगर राज्य ना मिला तो ये भी हाथ से जाएगा। कुछ तो राज्य मिलने की बातों का मजाक उड़ाने लगे कि ये सब तो इसीलिए किया गया है ताकि हम यहाँ मिल रही सारी उपयोग की वस्तुओं का आनंद नहीं उठा सके। पूरी भीड़ में से 1-2 ने हिम्मत की और शहर से निकलकर राजमहल की ओर चले। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही महल के पथरीले रास्ते, पहाड़ी की ऊंचाई और शहर की सुंदरता ने उनका मन बदल दिया और वो उल्टे पांव शहर वापस चले आए। सारा नगर सुख भोग के संसाधनों में डूब चुका था। किसी को भी समय का ख्याल ना रहा। 10 बज चुकी थी लेकिन हजारों प्रजाजनों में से कोई भी राजमहल न पहुंच सका। बेचारा राजा दरबार लगाए अकेला बैठा रहा। प्रधानमंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी चाल कैसी सफल रही। जब राजा से मिलने कोई न आया तो मजबूरन ही उसी राजा को फिर से राज्य का कार्यभार संभालना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है लेकिन यह जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। हम भी तो अपने आज के छोटे छोटे सुख भोगों के लिए अपने जीवन के लक्ष्य और उज्जवल भविष्य की आहुति दे देते हैं। हम में से किसे नहीं पता कि हमारे पास लक्ष्य प्राप्ति का समय सीमित है, लेकिन हम फिर भी इसे अपने छोटे सुखों के लिए बर्बाद करते रहते हैं और समय हाथ से निकल जाता है।